हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम साइंस में बायोलॉजी के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक होगा परिसंचरण तंत्र। अगर आप रेगुलर क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि परिसंचरण तंत्र में लास्ट क्लास में हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसे पूरा देखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि साइंस के घटना चक्र के अलावा हम पॉलिटी और ज्योग्राफी के घटना चक्र को भी डिस्कस कर रहे हैं। इस प्रकार से आपके जीएस के 3 सब्जेक्ट को लेकर अभी हम चल रहे हैं। देखिए, अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। 11 फरवरी को आपका आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है। तो आज आपका 1 जनवरी हो चुका है। तो अभी आपके पास सिर्फ जनवरी का मंथ बचा हुआ है। आपको जनवरी के अंदर अपने सभी सब्जेक्ट के रिवीजन को कंप्लीट करना होगा। तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में आपको घटना चक्र को काफ़ी अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि घटना चक्र के अंदर सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अंदर आपको देखते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट रिवीजन करने का एक बेस्ट अप्रोच ये हो सकती है, इसीलिए आपको घटना चक्र को अच्छे से कवर करना है। देन मार्च में आप सभी को पता है कि 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी होने जा रहा है। देन इसके अलावा और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, घटना चक्र आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, इसीलिए आप इसको अच्छे से करके रखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से आपका 41 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। लास्ट क्लास में हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो ये आपका 41 क्वेश्चन है परिसंचरण तंत्र का। तो क्वेश्चन कहता है कि माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता में है। यहाँ पर आपको इसको बताना है, फिल करना है कि यहाँ पर ऑप्शंस में से क्या फिल होगा, एवं उसका गर्भस्थ शिशु यहाँ पर भी आपको फिल करना होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता आरएच हीन है एवं उसका गर्भस्थ शिशु आरएच सहित है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। आरएच तत्व का लक्षण भी आनुवंशिक होता है। इसकी वंशागति मेंडेलियन नियमों के अनुसार 2 एलीली जीन्स आर द्वारा होती है। इसमें जीन RH प्लस लक्षण जीन RH माइनस लक्षण पर प्रबल होता है। RH हीन माता आप देख सकते हैं जीनोटाइप RR होता है, और RH सहित जो पिता होता है उसमें जीनोटाइप ये आपका कैपिटल RR या RR होता है। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, O पॉजिटिव। आपको ध्यान रखना है, गोद लिए गए पुत्र का यहाँ पर रक्त वर्ग कौन सा होगा, तो यहाँ पर O पॉजिटिव होगा। देखिए, यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं कि दंपत्ति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव एवं दूसरे का O नेगेटिव होने पर उनके जुड़वा पुत्रों के रक्त वर्ग A पॉजिटिव या B पॉजिटिव होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि तीसरे गोद लिए पुत्र का रक्त वर्ग O पॉजिटिव होगा। 43 क्वेश्चन आपके सामने हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आपका O होगा, पुत्र का रक्त वर्ग O होगा। देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यदि पेरेंट्स में से पिता का रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप A है तो तथा माता का ब्लड ग्रुप O है, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग O अथवा A होगा। बर्नस्टीन ने पता लगाया कि ABO रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण होता है, अतः यह संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार जनक से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है। 44 क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा।
7.35 से 7.45 के बीच। तो एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच होता है। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। 45 क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? आपको याद रखना है 7.4। 46 क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए इसे आपको ज्यादा ध्यान रखना है। सही आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन सी 7.4। 47 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतिजन। एंटीजन वह पदार्थ है जो, सही आंसर ऑप्शन डी होगा, प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वे पदार्थ हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं। प्रतिजन दो प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं, ए तथा बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, ए रोधी और बी रोधी, किंतु ये विशुद्ध प्रोटीन्स के रूप में होते हैं। 48 क्वेश्चन है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, सही आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। 49 क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। 50वां प्रश्न आपके सामने है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, WBC। आप सभी WBC के बारे में जानते हैं। देखिए WBC क्या है? WBC श्वेत रक्त कणिकाएं, विशेष रुधिर कणिकाएं होती हैं जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उस विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी यानी कवकों इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा ये शरीर के प्रतिरक्षण, एलर्जी तथा अति संवेदनशीलता की स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य भी करती हैं। 51 क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। तो यहाँ पर श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। 52 क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होते हैं जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय इनएक्टिव करते हैं। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और कुछ हद चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट्स गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। ये प्राय रक्त के संचालन में भी सहायक होती हैं। 53 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, लिम्फोसाइट। इसे आपको ध्यान रखना है। 54 क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? सही आंसर ऑप्शन ई होगा। तो यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपने 3 जगह देखी कि मनुष्य के शरीर में तिल्ली और प्लीहा, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होती हैं जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। 55 क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा असंक्रामकीयता का सर्वाधिक संबंध है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, लिम्फोसाइट से। 56 क्वेश्चन है, मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण होता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, रक्त में प्रोटीन। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मानव रक्त की श्यानता मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन, हिमाटोक्रिट में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन प्रतिशत आदि पर निर्भर करती है। रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स की उपस्थिति का उसकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। 57 क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 0.007 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं WBC प्राय मनुष्यों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कणों से कम होती हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कणिकामय तथा कणिका विहीन। श्वेत रक्त कण हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं ही होती हैं जिनका व्यास लगभग 7 माइक्रोमीटर यानी कि 0.007 मिलीमीटर होता है।
58 क्वेश्चन, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी होगा ल्यूकेमिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहते हैं, जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। 59 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। सही आंसर ऑप्शन डी होगा अस्थि मज्जा में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर इसे सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में विकसित होती हैं तथा मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होती रहती हैं। तिल्ली या प्लीहा पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। 60वां प्रश्न है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा प्लीहा में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। इसके बाद प्लीहा में इनका विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइट्स तथा न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि में होता है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। 61 क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। देखिए रक्त ग्लूकोज या शर्करा का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर तक बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह का रोग हो जाता है। 62 क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। 63 क्वेश्चन है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा हृदय धमनियां। देखिए हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां हृदय धमनियां कहलाती हैं, जो कि शुद्ध रुधिर को स्वयं हृदय की दीवार तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय पाए जाते हैं, जबकि फुफ्फुस धमनियां हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती हैं। 64 क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा थ्रोम्बिन। तो ये आपका थ्रोम्बिन होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसे 3 चरणों में बांटा गया है। इसके अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रोनोजन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेरित करता है। रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि का स्पष्ट विवरण हावेल ने दिया था। 65 क्वेश्चन, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा रक्त जमाव से। आपको याद रखना है थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से होता है। 66 क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा 90%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है, जिसमें संपूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% अंश जल का होता है और शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। 67 क्वेश्चन, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होते हैं। ये कथन आपका यहाँ पर सही दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ सकते हैं कि रक्त में श्वेत रुधिराणु यानी कि WBC या ल्यूकोसाइट्स की तुलना में बिंबाणु या रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या अधिक होती है, जबकि इनकी संख्या लाल रुधिराणु RBC की अपेक्षा कम होती है। लाल रुधिराणुओं की औसत संख्या पुरुषों में 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर और स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त। श्वेत रुधिराणु 5000 से 11000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त, जबकि रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर रक्त होती है। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। सबसे पहला कथन है
कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण कहता है रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। सही आंसर ऑप्शन ए है। ए एवं आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम आयनों की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। 69 क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को यहाँ पर डॉट डॉट आपको भरना है, विचार किए बिना दिया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्रिटेन। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा गया था किस देश के वैज्ञानिकों ने, तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने ये बनाया था। ब्रिटेन के सैफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया है जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कृत्रिम रक्त हल्का है, इसे ठंडी जगह में भी रखने की जरूरत नहीं है, साथ ही यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका टॉपिक परिसंचरण तंत्र समाप्त हो जाता है। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी साइंस की सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आपको डेली क्लासेस को देखना है और जल्दी से जल्दी अभी हम बायोलॉजी को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, इसीलिए आप लोगों को सपोर्ट करना है। बायोलॉजी के बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री को भी आपका कवर करेंगे और पॉलिटी और ज्योग्राफी को भी हमें जल्दी से समाप्त करना है। आप आई होप कि आप तीनों इन क्लासेस को अच्छे से देख रहे होंगे। तो 3 घटना चक्र की बुक आपकी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर की जा रही है। आपको सभी वीडियोस इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका साइंस, सभी की प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट पर आपको सभी वीडियोस शुरू से लेकर आखिर तक मिल जाएंगी। आपको सभी वीडियोस को देख लेना है और अपने इन सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस कीजिए, करंट अफेयर के पोर्शन को अच्छे से करिए और टेस्ट आप जितना ज़्यादा लगा सकते हैं और उनका एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज़ पर फोकस करें। तो ये 3 काम आपको मेन करने हैं, घटना चक्र, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर। तो ये आपको इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।